Hello, welcome to my dear friends. Welcome to all of you on my platform शुक्ला एंड कंपनी। मैं फ्रेंड्स आप लोग भावी टीचर बनने वाले हैं, इसलिए आपको एक टीचर की तरह से वेलकम मैं करना चाहूंगा। एक अध्यापक के तौर पे, आप भावी अध्यापक के तौर पर आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म शुक्ला एंड कंपनी पे। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि शारीरिक विकास के सिद्धांत क्या हैं, कैसे हैं और उनको प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं कि नहीं आए हैं, उनको भी मैंने आपको बताया था। दोस्त, आज हम सीखते हैं वो शारीरिक विकास का सिद्धांत था, आज हम समग्र विकास का सिद्धांत सीखते हैं। समग्र विकास का सिद्धांत का अर्थ संपूर्ण विकास का सिद्धांत। वो शारीरिक विकास वृद्धि था और ये विकास है। दोस्तों, मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि विकास के कितने सिद्धांत, इसका कोई क्लियर कट अभी तक वो नॉलेज नहीं है। उनके गुणधर्म के आधार पर उनके अलग अलग भागों को हम बांटते हैं। अधिकांश पुस्तकों में आपको ये 11 भाग दिए हुए हैं और इन्हीं 11 भाग से ही क्वेश्चन आते हैं। आइए हम इन 11 भागों को देखते हैं कि कौन से भाग में क्या बातें कही गई हैं और किस प्रकार से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। मात्र एक लाइन। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब CTET 2011 में बस यही प्रश्न पूछ लिया कि किस सिद्धांत के अनुसार विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें 4 सिद्धांत के नाम दिए हुए थे। उसमें एक सिद्धांत का नाम था निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों, बताइए कि आपको याद करना पड़ेगा कि निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है। इस तरह से याद करेंगे नहीं। निरंतरता का सिद्धांत अपने खुद नाम ही इसके बता रही है कि मैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हूँ। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता का सिद्धांत हमको बताता है। इसमें कुछ याद नहीं करना, आसान है। आइए अगला सिद्धांत देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? जैसे एक बच्चा है, वो बहुत हंसमुख है, उसका नाम हंसमुख रख दिया गया, वो बहुत हंसता है। एक बच्चा है, बहुत गंभीर है, हमेशा मुंह बना के रखता है, स्कूल जाने में हमेशा दिक्कत होती है उसको, रोने गाने लगता है। एक बच्चा स्कूल खूब खुशी खुशी जाता है। दोनों के आइडिया में डिफरेंसेस है कि नहीं है? दोनों की मानसिक स्थिति में विभिन्नता है कि नहीं है? दोनों हैं बालक, दोनों की उम्र 5 साल मान लीजिए, लेकिन एक किस तरह व्यवहार कर रहा है, प्रसन्न है, और एक रो रहा है। इसी तरह हर व्यक्ति एक अलग व्यवहार का होता है। हर व्यक्ति में अपनी विभिन्नता होती है, डिफरेंसेस होते हैं। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से होता है, उनके अलग अलग मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो हर व्यक्ति की एक अलग विशेषता होती है, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग विशेषताओं के आधार पर होता है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक तो देखने के लिए, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया है, वो भी क्वेश्चन बता देता हूँ। CTET 2012 का क्वेश्चन है। उसमें ये लिखा गया हुआ है, क्वेश्चन एडजेक्ट यही है कि रीना किसी चीज को बहुत जल्दी याद कर लेती है, पर हीना उसको याद करने में बहुत देरी लगती है। दोनों की 10 वर्ष उम्र है। तो बताइए यह किस सिद्धांत को अध्यारोपित करता है, या यह किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। रीना एक लड़की है जो किसी चीज को याद करने में बहुत देरी करती है, और हीना जो कि समान उम्र की है, 10 वर्ष की ही है, वो चीजों को जल्दी से याद कर लेती है। तो पूछा कि यह किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? मेरे भाइयों, रीना और मीना दोनों के अलग अलग व्यवहार हैं, याद करने के अलग अलग व्यवहार हैं। कोई जल्दी याद कर रहा है, कोई देरी से याद कर रहा है, बशर्ते उम्र दोनों की सेम है। तो यह व्यक्तिगत विभिन्नता तो हुई कि कोई जल्दी मेमोराइज कर रहा है, कोई देर मेमोराइज कर रहा है। सोचिए, इससे भी क्वेश्चन CTET 2012 में ही क्वेश्चन आया है। यह किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को। आई होप कि आप व्यक्तिगत विभिन्नता समझ गए होंगे। आइए तीसरा देखते हैं, परिमार्जिता का सिद्धांत। ये इसके नाम से आसानी से समझा जा सकता है। परिमार्जन करना जानते हैं क्या होता है? शुद्धिकरण करना।
विकास आप लोगों ने जैसा पढ़ा है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो निरंतर का मतलब क्या होता है? रोक नहीं सकता विकास, किसी के द्वारा विकास रोका नहीं जा सकता। अब चूंकि विकास किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए, कभी आप अच्छी चीजें सीख सकते हैं, कभी बुरी चीजें सीख सकते हैं, फिर कभी अच्छी सीख सकते हैं, कभी बुरी सीख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुरी चीजें हैं उनका परिमार्जन भी तो होना चाहिए, उनका शुद्धिकरण भी तो होना चाहिए। आप सीखेंगे, भले बुरी चीजें हैं तो क्या, लेकिन उनको शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता। तो परिमार्जिता का सिद्धांत कहता है कि विकास के क्रम, विकास की जो अवस्था है वो निरंतर चलने वाली अवस्था है, विकास कभी रुकती नहीं है। हाँ, यदि गलत विकास किसी का हो गया तो उसे परिमार्जित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, यह है परिमार्जिता का सिद्धांत। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। आइए देखते हैं समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ये बहुत आसान सा है और इससे भी क्वेश्चन अभी तक तो नहीं देखने को मिला है। समान प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब एक जैसा। भाई, यदि बच्चा है मनुष्य का तो एक जैसा ही होगा, जानवर तो है नहीं। चाहे वो किसी भी रंग का हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, बालक बालक की तरह ही विकास करेगा, बालिका बालिका की तरह ही विकास करेगी। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि जो बालक होता है वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी लिंग का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी रंग का हो, विकास सब में समान तरीके से होता है। बालक बालक की तरह ही विकास करेगा, वो जानवर की तरह विकास नहीं करेगा। ठीक है, पहले बालक, छोटा बच्चा शैशवावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में होता है, फिर किशोरावस्था में होता है। डायरेक्ट किशोरावस्था में कोई नहीं पहुंच जाएगा, चाहे कोई बाल्यावस्था में डायरेक्ट नहीं पहुंच जाएगा। ये समान प्रतिरूप का सिद्धांत है। इसको क्रमवार विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। नीचे देखिए लिखा होगा इधर पे, क्रमिक विकास का सिद्धांत, उसको मैं बताऊंगा आगे। तो सामान्य से विशिष्ट की सिद्धांत की बात हम करते हैं। सामान्य से विशिष्ट का मतलब यह है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, या दोनों हो सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सीटेट 2016 का क्वेश्चन है। दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत ये कहता है कि पहले हम सामान्य गुणों को विकसित करते हैं, उसके बाद विशिष्ट गुणों को विकसित करते हैं। सामान्य गुणों को विकसित करने से तात्पर्य यह है कि पहले हम, आप देखिए हाथ की उंगली है, आप यदि उंगली पे कंट्रोलिंग नहीं है तो आप लिख नहीं सकते। लिखना एक विशिष्ट गुण है, लेकिन उसको पहले आप उंगली पे कंट्रोलिंग करना सीखिए। तो उंगली पे कंट्रोलिंग करना एक सामान्य गुण हो गया। क्यों, कैसे? जब कोई आप सामान उठाते हैं तो एक विशिष्ट काम करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन सामान उठाने के लिए आपकी उंगली की कंट्रोलिंग होनी चाहिए। यदि उंगली की कंट्रोलिंग ही नहीं है तो आप सामान कैसे उठाएंगे? एकलव्य की कहानी तो सुना ही होगा आप लोगों ने। एकलव्य के अंगूठे को ही काट दिया गया। क्यों? क्योंकि वो विशिष्ट कार्य धनुष चला सकता था उस अंगूठे के सहयोग से, उसकी अंगूठे की कंट्रोलिंग इतनी अच्छी थी। तो अंगूठा का कंट्रोलिंग करना क्या है? एक सामान्य कार्य है, पर उससे विशिष्ट कार्य हो सकता है धनुष चलाना। तो पहले सामान्य विकास होते हैं, फिर विशिष्ट विकास होता है। तो विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की होता है, विशिष्ट से समान की ओर होता है, या दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। यह आपके सीटेट 2016 का क्वेश्चन है। तो विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मैं फ्रेंड, आप लोग देख रहे होंगे कि देखिए इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आइए अगला देखते हैं सिद्धांत पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता। ये बहुत आसान है। पर निर्भरता का मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर होना। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ के ऊपर निर्भर होता है, फिर बड़ा होता है थोड़ा सा तो माँ के साथ साथ परिवार के ऊपर भी निर्भर होने लगता है, धीरे धीरे समाज के ऊपर निर्भर होता है, और जब बड़ा हो जाता है तो खुद के ऊपर निर्भर हो जाता है। ये क्या है? पहले दूसरों के ऊपर निर्भर रहना और बाद में खुद के ऊपर निर्भर हो जाना। इस सिद्धांत को पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत कहा जाता है। इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं। आइए हम देखते हैं अगला सिद्धांत। अगला सिद्धांत 7वां है, अहम केंद्रिता से पर केंद्रिता। ठीक इसी तरह से ये भी सिद्धांत है, अहम केंद्रिता से पर केंद्रिता। अहम केंद्रिता का मतलब खुद की तरफ सेंट्रलाइज। मान लीजिए आप हैं और आपके छोटे भाई भी हैं, साथ में दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। अब पिताजी ने दी उसको चॉकलेट दी तो आप नाराज हो जाएंगे, कहेंगे उसको दे दिया मुझे नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप अहम केंद्रीय हैं, आप अपनी तरफ ही सोचते हैं, केवल उसके बारे में नहीं सोचते कि उसको दिया तो क्या हुआ, मेरा भाई ही तो है,
ऐसा आप नहीं सोच पाते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अहम केंद्रिता होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कहता कोई बात नहीं, अपना भाई है, खाला है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, मुझे फायदा नहीं हुआ तो क्या, अगले बंदे को फायदा हुआ। तो ये दूसरे के बारे में सोचना क्या है? पर केंद्रिता है। तो पहले जब बालक होता है बच्चा, विकास कैसे, बच्चे से किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर बुजुर्ग हुआ, इस तरह से तो विकास चलता है। तो पहले अपने तरफ आदमी सोचता है, धीरे धीरे सामाजिक होता है तो पर केंद्रिता की तरफ मूव कर जाता है। तो सामाजिकता की तरफ मूव करना पर केंद्रिता कहलाता है। तो सिद्धांत क्या हुआ? हम केंद्रिता से पर केंद्रिता। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं गया है। अब आते हैं चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत। बहुत आसान है भाई, चक्रीय प्रकृति के सिद्धांत से क्वेश्चन आया है। चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है। इस सिद्धांत को पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत कहा जाता है। इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं। आइए हम देखते हैं अगला सिद्धांत। अगला सिद्धांत 7वां है, अहम केंद्रिता से पर केंद्रिता। ठीक इसी तरह से ये भी सिद्धांत है, अहम केंद्रिता से पर केंद्रिता। अहम केंद्रिता का मतलब खुद की तरफ सेंट्रलाइज। मान लीजिए आप हैं और आपके छोटे भाई भी हैं, साथ में दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। अब पिताजी ने दी, उसको चॉकलेट दी तो आप नाराज हो जाएंगे, कहेंगे उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप अहम केंद्रीय हैं, आप अपनी तरफ ही सोचते हैं, केवल उसके बारे में नहीं सोचते कि उसको दिया तो क्या हुआ, मेरा भाई ही तो है। ऐसा आप नहीं सोच पाते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अहम केंद्रिता होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कहता कोई बात नहीं, अपना भाई है, खाला है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, मुझे फायदा नहीं हुआ तो क्या, अगले बंदे को फायदा हुआ। तो ये दूसरे के बारे में सोचना क्या है? पर केंद्रिता है। तो पहले जब बालक होता है बच्चा, विकास कैसे, बच्चे से किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर बुजुर्ग हुआ, इस तरह से तो विकास चलता है। तो पहले अपने तरफ आदमी सोचता है, धीरे धीरे सामाजिक होता है तो पर केंद्रिता की तरफ मूव कर जाता है। फिर सामाजिकता की तरफ मूव करना पर केंद्रिता कहलाता है। तो सिद्धांत क्या हुआ? हम केंद्रिता से पर केंद्रिता। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं गया है। अब आते हैं चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत। बहुत आसान है भाई, चक्रीय प्रकृति के सिद्धांत से क्वेश्चन आया है। चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है। यानी विकास की जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो अलग अलग हो सकती है। समझ में आई बात? तो पूछता है प्रश्न कैसे पूछा था। पहला, विकास की जो क्रम है वो विभिन्न विभिन्न होते हैं, या विकास की दर अलग अलग होती है, या विकास करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, या तीनों। ये सीटेट 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये सितंबर सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? विकास का दर सबका अलग अलग होगा, कोई तेजी से बढ़ेगा, कोई धीरे से बढ़ेगा, लेकिन क्रम सबका एक ही होगा। पहले बच्चा बालक होगा, फिर किशोर होगा। ऐसा नहीं कि कोई किशोर हो गया फिर बालक होगा। समझ में आई दोस्तों बात? तो चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत कहता है कि पहले आपकी कभी तेज गति होगी, कभी धीमी गति होगी विकास की, कभी तेज गति होगी, कभी धीमी गति विकास की होगी। ठीक है, इसलिए चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत के अनुसार विकास की दर अलग अलग होती है। क्या होती है? विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है, न कि विकास की अवस्था या विकास का क्रम। विकास की दर अलग अलग होती है अलग अलग लोगों में। आइए अगला देखते हैं संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, अगला देखते हैं संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। संचय मतलब कलेक्ट करना और पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करना, रिपीटेशन, रिकैपिचुलेशन बोलते हैं उसको। देखिए हमारा जो विकास है वो तो चलता रहता है, तो हम क्या ना कि सारे गुण जो है वो संचित करते रहता है। ऐसा नहीं कि हम आर्ट एंड क्राफ्ट सीख लिए तो भूल जाएगा। ये हो सकता है कि वो हमारी अनकॉन्शियस मेमोरी में चली जाए, लेकिन वो एकदम से खत्म नहीं हो जाएगी। वो हमारी मेमोरी में नहीं कॉन्शियस तो अनकॉन्शियस जरूर रहती है, वो हमारी मेमोरी में संचय हो जाती है और समय रहने पे वो उसकी पुनरावृत्ति भी होती है। इसका उदाहरण सबसे अच्छा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप बहुत दयालु हैं, आप रोड पार कर रहे थे, आपने देखा उधर दादाजी भी रोड पार कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, आप उनको रोड क्रॉस कराने लगे, तब तक एक कुत्ता आके काट लिया आपको। आपने कहा है दूसरे का सेवा करना बेकार है, अपना ही नुकसान कर बैठे हम तो।
ठीक है, आपने वहां से एक सीख ली, ये भले ही गलत सीख है कि दूसरे की सेवा करना बेकार है, लेकिन आप अंदर से उदार और अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। ऐसा हो सकता है कि आप 1, 2 साल, 4 साल, 10 साल तक किसी की सहयोग न करें, लेकिन कभी न कभी आप जब किसी को परेशानी में देखेंगे तो आपका मन फिर से करेगा कि मैं उसकी सहयोग कर दूं, उसको रोड क्रॉस करा दूं। तो ये गुण जो कि संचित हो गया था आपके पास, फिर से उसकी पुनरावृत्ति हुई। यही है संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि जो विकास है वो संचय होता रहता है, वो जुड़ता जाता है एक दूसरे के साथ, और समय आने पे उसका उपयोग करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते रहते हैं। आइए देखते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या है कि विकास चरणबद्ध होता है। ऐसा नहीं कि विकास एकाएक हो जाए, विकास चरणबद्ध होता है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा आया तो भाई उसमें माँ के गर्भ में 9 महीने 10 दिन तक रहता है, उसके बाद वो बाहर आता है, बाहर आने पे वो शैशवावस्था में रहता है, फिर बाल्यावस्था में, फिर उसके बाद किशोरावस्था में पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि वो माँ के गर्भ से निकला और डायरेक्ट किशोरावस्था में पहुंच गया, ऐसा तो हुआ नहीं है। ये जो क्रमिक विकास होता है इसी को कहा जाता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। यानी विकास क्रमिक रूप से होता है, एक के बाद एक चरणबद्ध होता है, ऐसा नहीं कि एकाएक हो जाए। अगला है प्रकृति एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। प्रकृति एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत दोस्तों मैंने आपको बताया था नेचर और नर्चर में। प्रकृति को नेचर कहते हैं और पर्यावरण नर्चर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो विकास होता है प्रकृति और पर्यावरण के गुणनफल के बराबर होता है। पूरे साइकोलॉजी की हिस्ट्री में दोस्तों इससे बड़ा डिबेट आज तक नहीं है। इसका कोई नहीं बता सकता कि किसी भी विकास में प्रकृति का रोल ज्यादा है या पर्यावरण का रोल ज्यादा है। प्रकृति का अर्थ होता है अनुवांशिकता, और पर्यावरण का अर्थ होता है वातावरण। तो जो विकास होता है वो अनुवांशिकता और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है, और गुणनफल को अच्छे शब्द में बोलते हैं अंतःक्रिया का सिद्धांत। गुणनफल थोड़ी ना बोलेंगे, मैथ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। इसके गुणन होने का, मल्टीपल होने का अर्थ होता है अंतःक्रिया का होना। तो प्रकृति एवं वातावरण की, प्रकृति एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहलाता है? विकास का सिद्धांत। विकास जिसमें अनुवांशिकता और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों इससे भी क्वेश्चन आया है, पिछली क्लास में मैंने करवाया था कि विकास किसके बराबर होता है? अनुवांशिकता गुणे वातावरण, अनुवांशिकता प्लस वातावरण, अनुवांशिकता माइनस वातावरण, या अनुवांशिकता भाग्य वातावरण। तो किसके बराबर होता है? अनुवांशिकता गुणे वातावरण। और अब मैंने कहा था कि ये स्टेटमेंट आपको बताना है कि विकास अनुवांशिकता गुणे वातावरण के बराबर होता है, किसने कहा था? ये आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको एक दिन का और समय देता हूँ, अब अगली कक्षा में मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं। ये रहा विकास का सिद्धांत दोस्तों। अब इससे कैसे क्वेश्चन आया है वो मैं आपको बताया ही हूँ, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको अपनी बुक में वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने दिखाया था आपको पिछली क्लास में। मेरी बुक लिस्ट है जिसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूं, मैं दिखा नहीं सकता क्वेश्चन को, लेकिन पढ़ के सुनाता हूं कौन से क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं। देखिए, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? सीटेट 2011 का प्रश्न है ये। यह है निरंतरता का सिद्धांत, मैंने बताया ही था। देखिए एक क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती हैं। दूसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तीसरा, विकास हमेशा रेखीय होती है। चौथा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है।
तो दोस्तों विकास हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि विकास चक्रीय प्रक्रिया में चलता है। चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत रेखीय नहीं है, कभी तेज कभी धीमे, कभी तेज कभी धीमे, इस तरह से चलता है, तो ये भी गलत हो गया। और विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधी नहीं होती हैं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि प्रकृति एवं पर्यावरण का अंतर क्रिया का सिद्धांत होता है। मतलब वातावरण की सारी चीजें और आपके अनुवांशिकता की सारी चीजें एक साथ जब जुड़ती हैं तब विकास होता है। ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए। अब बचा जो वो सही है, इस तरह से चेक कर सकते हैं। या जो बचा वो भी देखिए क्या, वो भी मैंने बताया है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यही तो है चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत। विकास किसी की तेज कभी धीमे, कभी तेज कभी धीमे होता है, तो ये क्या है, विकास की दर अलग अलग होती है, यही बात तो लिखा हुआ है। दोस्तों इस तरह से आप पिछले सालों का पेपर आप देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि जो भी बताया मैंने वो कोई गलत नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे याद करने में बहुत समय लगती है। ये कौन सा सिद्धांत है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है मेरे दोस्तों। देखिए इसी तरह प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि अरे यार ये तो सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। मेरे दोस्तों आपको रिलेवेंट चीजें ही कंटेंट डिलीवर की जा रही है, कोई गलत चीजें नहीं दी जा रही हैं। हाँ ये जरूर है कि ये चूंकि लॉकडाउन पीरियड है, मैं वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं दे पा रहा हूँ, इसका मुझे भी दुख है। लेकिन आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है कंटेंट वाइज, मटेरियल वाइज, ये किसी से क्वालिटी के समझौते के आधार पे नहीं किया है, किसी से आप तुलनात्मक अध्ययन इसका कर सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम बाल विकास के जो अलग अलग चरण हैं, मतलब बालक की विकास की अवस्थाएं, इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।